प्यारे बच्चों, मेरा नाम अंशु सिंह है। मैं एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई का भाग 3 पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पूर्व हमने पढ़ लिया है कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका सजीवों की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है और कार्य के अनुसार कोशिका विभिन्न आकार की होती हैं। कोशिका में श्रम विभाजन पाया जाता है। प्रत्येक जीवों में कोशिका स्तर पे भी श्रम विभाजन पाया जाता है और कोशिका में उपस्थित प्रत्येक कोशिकांग का अपना विशिष्ट कार्य होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कोशिका का संगठन, जिसमें हम देखें कि कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक से मिलकर बनी होती है। इसमें हमने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा कि प्लाज्मा झिल्ली सभी कोशिकाओं की बाह्य आवरण होती है और विभिन्न पदार्थों का आवागमन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परासरण और विसरण विधि से होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है, जो एक मजबूत आवरण का काम करती है पादप कोशिका में। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कोशिका द्रव और कोशिकांग के बारे में, जिसमें हमने देखा विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम आदि कोशिकांग के अपने विशिष्ट कार्य होते हैं, जिसके द्वारा कोशिका अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से कर सकती है। साथ ही साथ हमने देखा कि प्रत्येक कोशिकांग के बाहर एक आवरण होता है, झिल्ली होती है, जिससे वो अपने विशिष्ट कार्य को सुचारू रूप से कर पाती हैं। बच्चों, आज हम कोशिका का अगला पार्ट केंद्रक पढ़ेंगे और उसके साथ कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। बच्चों, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है और केंद्रक जो है वो जंतु कोशिका में मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में देखा जाए रिक्तिका की वजह से किनारे चला जाता है। जंतु कोशिका में मध्य में होगा, लेकिन पादप कोशिका में रिक्तिका की वजह से वो किनारे चला जाता है। बच्चों, केंद्रक 4 भागों से मिलकर बना होता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक का सबसे बाहरी आवरण केंद्रक झिल्ली, उसके अंदर जो द्रव होता है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक में जाल जैसी संरचना होती है जिसको क्रोमेटिन धागे कहते हैं और ये केंद्रिका। इन 4 भागों से मिलकर केंद्रक का निर्माण होता है। बच्चों, केंद्रक का जो बाह्य आवरण होता है केंद्रक झिल्ली, ये दोहरी झिल्ली होती है और इसमें ये भी प्लाज्मा झिल्ली जैसी ही होती है। इनमें जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं, जिससे कि केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव में पदार्थों का आवागमन इसी केंद्रक छिद्र द्वारा, केंद्रक में उपस्थित छिद्र द्वारा होता है। उसके बाद देखिए केंद्रक द्रव। बच्चों, कोशिका द्रव जो केंद्रक के अंदर होता है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं और केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन तंतु और केंद्रिका पाया जाता है। बच्चों, क्रोमेटिन तंतु को केंद्रकीय जाल भी कहते हैं, केंद्रकीय जालिका भी कहते हैं और जब कोशिका विभाजन होता है उस समय ये क्रोमेटिन तंतु छड़नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं, जिनको गुणसूत्र कहते हैं और इन गुणसूत्रों पे डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है। कहने का तात्पर्य है कि माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति डीएनए द्वारा ही संतति कोशिका में होता है। बच्चों, जो ये गुणसूत्र होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके बाद देखें केंद्रिका। केंद्रिका में
आरएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है, और जो ये आरएनए होता है ये राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है, जो राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो हमने देखा केंद्रक में 2 न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, तथा आरएनए दूसरा ये है, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। बच्चों, डीएनए न्यूक्लिक अम्ल केवल केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में ही पाया जाता है। अब यहाँ बच्चों हमने ये देखा कि केंद्रक जो होता है वो आनुवंशिक लक्षणों के वंशानुगति करता है, साथ ही साथ सजीवों में, कुछ सजीवों में कोशिका विभाजन के लिए केंद्रक उत्तरदायी होता है, जिससे कोशिका के नई कोशिका बनती है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, और वो कोशिका के वृद्धि में सहायक होता है। तो हम देखें कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, लक्षणों की वंशागति करता है, तथा साथ ही साथ कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चों, केंद्रक की जटिलता के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव। बच्चों, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मीन्स होता है पूर्व, और कैरियोटिक मीन्स होता है कैरियन, जिसका अर्थ होता है केंद्रक। जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल। इसी प्रकार जिन जीवों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको यूकैरियोट्स कहते हैं, जैसे जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका। मतलब यहाँ पे हमें यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव में स्पष्ट केंद्रक होता है, विकसित केंद्रक होता है, और केंद्रक चारों तरफ दोहरी झिल्ली से आवृत होता है। साथ ही साथ इसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग भी झिल्ली से आवृत होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी आदि विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। बच्चों, हम जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं जो अपना विशिष्ट कार्य करते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सारे कार्य कोशिका द्रव द्वारा ही किए जाते हैं। बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, तो कोशिका द्रव में ही केंद्रक पदार्थ पड़े होते हैं, और इसमें केवल डीएनए होता है, डीएनए के संग प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में हमने पहले पढ़ लिया है कि केंद्रक सुस्पष्ट तथा जटिल होता है। इसी तरह जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें ज़्यादातर कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय और प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सारे कोशिकांग विकसित होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में ही सारे कोशिकांगों के कार्य कोशिका द्रव द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। चूँकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल थैलीनुमा संरचना में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोट्स में प्लास्टिड पूर्ण डेवलप होते हैं। अब आइए बच्चों देखें कोशिका विभाजन क्या होता है। बच्चों, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन वृद्धि के लिए तथा उत्तकों के मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, तथा कोशिका विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण भी होता है।
बच्चों, कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, सूत्रीय कोशिका विभाजन और अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन। आइए देखते हैं सूत्रीय कोशिका विभाजन और अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन क्या होता है। बच्चों, सूत्रीय कोशिका विभाजन नई कोशिका के निर्माण के लिए किया जाता है। मतलब सूत्रीय कोशिका विभाजन द्वारा जीवों में वृद्धि होती है, साथ ही साथ जो उत्तक के कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं उनके प्रतिस्थापन के लिए सूत्रीय विभाजन द्वारा नई कोशिका का निर्माण होता है। सूत्रीय विभाजन में क्या होता है कि मातृ कोशिका में विभाजन होता है और उससे दो नई संतति कोशिका बनती हैं। बच्चों, मातृ कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं, सूत्रीय विभाजन में मातृ कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उतने ही गुणसूत्र संतति कोशिका में भी पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे मातृ कोशिका में 2n गुणसूत्र हैं तो सूत्रीय विभाजन में संतति कोशिका में भी 2n गुणसूत्र ही पाए जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे मातृ कोशिका के प्रतिलिपि बोलते हैं संतति कोशिका को। और हम ये जान रहे हैं कि सूत्रीय विभाजन द्वारा जीवों में वृद्धि तथा उत्तकों में मरम्मत के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन क्या होता है। बच्चों, युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। बच्चों, जीवों के जनन कोशिका में तथा कुछ विशिष्ट उत्तकों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जिसके द्वारा युग्मक निर्माण होता है और इस युग्मक द्वारा निषेचन क्रिया से संतति कोशिका का निर्माण होता है। आइए देखें अर्धसूत्रीय विभाजन किस प्रकार से होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन में मातृ कोशिका का विभाजन 2 बार होता है और इसके फलस्वरूप मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। और इस विभाजन में मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के आधे गुणसूत्र संतति कोशिका में रह जाते हैं। अगर मातृ कोशिका में 2n गुणसूत्र हैं तो संतति कोशिका में केवल n गुणसूत्र ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि संतति कोशिका मातृ कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि चूंकि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 2n है और यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या n रह गई। इस वजह से यहाँ मातृ कोशिका में जितने डीएनए होंगे उसके आधे ही डीएनए संतति कोशिका में रह जाते हैं और जो ये नई संतति कोशिका बनी इसी को युग्मक कहते हैं और निषेचन के पश्चात ये युग्मक नई संतति का निर्माण करते हैं। अब आइए बच्चों, हम ये देख लिए, हमने कोशिका का संगठन पढ़ लिया। हम ये देख लिए कि कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव से मिलकर बनी रहती है। हमने पादप कोशिका, जंतु कोशिका का संगठन पढ़ लिया, लेकिन पादप कोशिका और जंतु कोशिका की संरचना में कुछ अंतर होते हैं, बाकी सारी कोशिकांग एक समान होते हैं। तो आइए देखें क्या वो कुछ अंतर हैं। बच्चों, जो पादप कोशिका होती है उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है। साथ ही साथ बच्चों हम ये देखिए, रसधानी पादप कोशिका में एक बड़ी रसधानी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रसधानियां पाई जाती हैं। इसी तरह पादप जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है। ये देखिए, जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में तारक काय का अभाव होता है। जंतु कोशिका में गोल्जी काय पुट्टिका के रूप में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में गोल्जी काय छोटे छोटे होते हैं। बच्चों, जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है और उसी प्लास्टिड में का प्रकार हरित लवक होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।
तो इस प्रकार हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ये अंतर देखा। इसके अलावा पादप कोशिका और जंतु कोशिका एक समान होती हैं और इसके अलावा जितने भी कोशिकांग होते हैं वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं। आइए बच्चों देखें कुछ वैज्ञानिक और कोशिका संबंधित उनके खोज को। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। हमने प्रारंभ में ही बताया कि कार्क कोशिका के द्वारा कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, लेकिन कार्क कोशिका मृत कोशिका होती है और उसमें जो प्रकोष्ठ देखे रॉबर्ट हुक ने उसको उन्होंने कोशिका नाम दिया। उसके बाद 1674 में ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जीवों में जीवित कोशिका को देखा। 1831 में रॉबर्ट हुक ने केंद्रक की खोज की। उसके बाद 1839 में पुरकिंजे ने कहा कि कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसको जीव द्रव्य कहते हैं। उसके बाद 1838 में पादप जगत के वैज्ञानिक स्लीडन और 1839 में जंतु जगत के वैज्ञानिक श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बताया कि सजीव जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और सजीवों की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। इसी कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया विर्चो ने। 1855 में विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। बच्चों, हमने आज केंद्रक और कोशिका विभाजन पढ़ा है, उससे संबंधित ये कुछ प्रश्न हैं, इसे आप कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको कोशिका जीवन की मौलिक इकाई पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।